राशस, वेलकम टू थर्मल स्ट्रेस। राशिप की जो यूलो सीरीज चल रही है उसका आज नया टॉपिक है थर्मल स्ट्रेस। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसलिए कोई भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। हम देखेंगे किस तरीके से यंग्स मॉड्यूलस और जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन होता है थर्मल एक्सपेंशन के साथ कंबाइन होकर वहाँ क्या होता है। दो तरीके की कॉम्पोजिट रॉड्स भी देखेंगे क्योंकि सिर्फ दो ही तरह की हमें पढ़नी है, ज़्यादा सवाल इसमें बनते नहीं है। फिर हम देखेंगे किस तरीके से लिक्विड्स में बल्क मॉड्यूलस के साथ क्या हो जाता है। बड़ा मज़ेदार वीडियो रहने वाला है। मैं हूं आपको दोस्त विक्रांत किरार और अब हमें ज़रूरत है एक बहुत ही शानदार धमाकेदार इंट्रो की। तो ये रहा इंट्रो। थर्मल स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? जब प्रेशर टाइप की सिचुएशन होती है हमारे लिए, मेंटल स्ट्रेस तो हम उसे बोलते हैं। थर्मल स्ट्रेस क्या होता है अभी समझेंगे। पहले तो एक बात समझो, हमारे पास एक इस तरीके से रॉड है जिसकी लेंथ है एल नॉट। एल नॉट कब है? एट टेम्परेचर टी। ये है एट टेम्परेचर टी। फिर हमने इसको गर्म कर दिया तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी इस तरीके से, है ना? ये और ये जो बढ़ेगी ये हम बोलते हैं, ये होता है डेल्टा एल। डेल्टा एल की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। बहुत आसान। अच्छा, हमने पढ़ा था स्ट्रेस स्ट्रेन वाले चैप्टर में कि स्ट्रेन की वैल्यू होती है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू देखो क्या आ जाती है, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एल नॉट। और ये हमारे पास इस तरीके से कट जाता है। हमारे पास स्ट्रेन की वैल्यू आ जाती है, स्ट्रेन इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। तो स्ट्रेन ये नहीं होता है, ये सोचना हमारा गलत है। स्ट्रेन ऐसा क्यों नहीं होता है? देखो, स्ट्रेन कब होगा? जब स्ट्रेस होगा तभी स्ट्रेन होगा। इसको हम दबा करके, वो एक्सपैंड होना चाहती है, अगर मैं उसको रोक के रखूंगा, उसको एक्सपैंड नहीं होने दूंगा, तब हमारे पास स्ट्रेन होगा। ये जो हमारे पास चेंज इन लेंथ आया है वो क्या चीज़ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो मैंने क्लियरली लिखा है कि ये जो एल नॉट है ये नेचुरल लेंथ है एट टेम्परेचर टी। और फिर बाद में जो हमारी लेंथ हो जाती है वो, मान लो उसको मैं एल बोल देता हूँ, वो भी नेचुरल लेंथ ही होती है, बस उसका जो टेम्परेचर होता है वो टी इज इक्वल टू टी प्लस डेल्टा टी होता है। तो ये दोनों ही नेचुरल लेंथ है अलग अलग टेम्परेचर पे। जितना वो एक्सपैंड होना चाहती है वो वहाँ पर खुश है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कोई स्ट्रेस नहीं है, उसके ऊपर कोई जोर लगा के हमें उसे रोकना नहीं पड़ रहा है, तो वहाँ पर नो स्ट्रेस यानी कि नो स्ट्रेन। तो इस चीज़ को लिख लेते हैं, नो स्ट्रेस, इसका मतलब हो गया नो स्ट्रेन। ये जो हमने किया था ये गलत है, ये हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट, दूसरा केस देखो। यहाँ पर हमारे पास सेम रॉड है, लेकिन अब हमने यहाँ पर इस तरीके से ब्लॉक लगा दिया है, इसको आगे हम मूव नहीं करने देंगे। ओके, टी टेम्परेचर पे इसकी नेचुरल लेंथ कितनी थी? एल नॉट एट टेम्परेचर टी। फिर अब उसके बाद हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, बढ़ा करके कर दिया टी प्लस डेल्टा टी। तो इसकी नेचुरल लेंथ कितनी हो जाएगी? एल नॉट प्लस डेल्टा एल। इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज द नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ किस समय? एट टेम्परेचर टी प्लस डेल्टा टी। अच्छा, नेचुरल लेंथ तो इतनी बड़ी है, ये यहाँ बढ़ना चाहती थी, लेकिन अब की बार हमने ब्लॉक लगा करके उसे रोक दिया। हम उसको बड़ा होने ही नहीं दे रहे, उसको एल नॉट इनिशियल लेंथ थी उतना ही रख रहे हैं। अब की बार वो बोल रहे मुझे बड़ा होना है, हम उसको बड़ा होने ही नहीं दे रहे। अब यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रेस है। स्ट्रेस कितना है? स्ट्रेस होता है जिसको हम बोलते हैं सिग्मा, वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स कहाँ लग रहा है? अरे भाई, उसको हम दबा करके रोक रहे हैं तो यहाँ से ज़रूर हमने कुछ फोर्स लगाया होगा ऐसे, और दोनों ही तरफ बराबर फोर्स लगा होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम में, नहीं तो इधर उधर चली जाती, राइट? तो ये फोर्स है। एरिया कौन सा है? ये एरिया है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो एरिया भी मार्क कर लेते, दिस इज एरिया ए। यहां से हमारे पास स्ट्रेस आ गई। और क्योंकि ये स्ट्रेस कहाँ से आई है? पहले तो नहीं थी, इनिशियली जब टेम्परेचर टी था तब हमारे पास स्ट्रेस नहीं थी, हमने गर्म कर दिया तो उसके कारण कुछ स्ट्रेस आई है। यही हो जाएगी हमारी थर्मल स्ट्रेस। दिस इज थर्मल। थर्मल स्ट्रेस आ गया फोर्स पर यूनिट एरिया, पर फोर्स अभी हमें नहीं पता, कैसे पता करेंगे? तो हमें और एक इक्वेशन पता है, कौन सी है? स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई टाइम स्ट्रेन।
ये क्या है, यंग्स मॉडुलस वाली इक्वेशन आ गई। स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस, किसका यंग्स मॉडुलस होगा, इस रॉड का। स्ट्रेन की वैल्यू होती है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ या फिर नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ अभी कितनी है, देखो इस टेम्परेचर पे नेचुरल लेंथ तो ये है, तो स्ट्रेन के नीचे हमें यहाँ नेचुरल लेंथ में लिखना होगा L0 प्लस डेल्टा L। बहुत सही, लेकिन इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम ले लेते हैं डेल्टा L डिवाइडेड बाई L0, क्योंकि ये वैल्यू बहुत ही छोटी होती है। तो इस तरीके से हमारी कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं। ये अप्रॉक्सीमेशन हम हमेशा करेंगे। तो हमारे पास स्ट्रेन की वैल्यू आ चुकी है, करेक्ट वैल्यू ये है, लेकिन हम इसको यूज़ करेंगे और ये वाली वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा, तो यह जाता है डेल्टा L अपॉन L0। क्या मुझे ये डेल्टा L पता है? अगर यहाँ पर ये ब्लॉक मैं नहीं लगाता तो ये डेल्टा L कितना होता, वो होता L0 अल्फा डेल्टा टी। यही वैल्यू यूज़ कर लेते ही तो ये हो जाता है F अपॉन A इज इक्वल टू वाई टाइम्स L0 अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय L0। ध्यान से देखो, ये इस तरीके से कट गए। हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है फोर्स इज इक्वल टू वाई ए अल्फा डेल्टा टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। या फिर हम और एक चीज़ लिख सकते हैं, ये जो F अपॉन ए है इसको स्ट्रेस ही लिखा रहने दो, हम बोलेंगे सिग्मा इज इक्वल टू वाई अल्फा डेल्टा टी। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इसी को हम बोल देते हैं थर्मल स्ट्रेस। दिस इज थर्मल स्ट्रेस। अब देखो, स्ट्रेस भी हमारे पास दो तरह की हो सकती है। एक होती है कंप्रेसिव स्ट्रेस, उसको मैं कंप्रेस कर रहा हूँ, या दूसरी हो सकती है टेंसाइल स्ट्रेस, उसको मैं खींच रहा हूँ। यहाँ पर कौन सी स्ट्रेस होगी, ये कंप्रेसिव होगी या टेंसाइल होगी? देखो, अगर मैं इसको गर्म करता हूँ तो वो एक्सपैंड होना चाहती है, पर मैं उसे रोक के रख रहा हूँ, मैं उसे कंप्रेस कर रहा हूँ, तब होगी कंप्रेसिव स्ट्रेस। या फिर मैं इस पे ऊपर बहुत सारी बर्फ रख दूँ, उसको ठंडा कर दूँ, वो छोटी होना चाहती है, लेकिन उसको मैं पकड़ के रखा हुआ, खींचा, उसको छोटा होने नहीं दे रहा, तब उसमें टेंशन डेवलप हो जाएगी, तब हम बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। तो हमारे पास दो तरह की हो सकती है। स्ट्रेस कैन आइदर बी कंप्रेसिव और इट कैन बी टेंसाइल। दोनों ही तरह की हो सकती हैं। फील लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। At 40 degrees Celsius, a brass wire of 1 millimeter radius is hung from the ceiling. Okay, a mass m is hung from the free end of the wire. तो हमारे पास एक इस तरीके से मास टंगा हुआ है, मास m। ओके, इसकी लेंथ है 1 मीटर। When the wire is cooled down from 40 degrees Celsius to 20 degrees Celsius, it regains its original length of 0.2 मीटर। अच्छा, ये इसका रेडियस था, तो हमारे पास इसकी 0.2 मीटर की लेंथ है, इसका रेडियस है 1 मिलीमीटर। तो रीगेन का मतलब क्या हुआ, जैसे ही हमने इस पे ये मास लटकाया होगा तो थोड़ा सा ये वायर स्ट्रेच हो गया होगा, फिर उसको हमने ठंडा कर दिया तो वो फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। तो इसमें हमें मास की वैल्यू पता करनी है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 6.28 kg। सॉल्व करने के दो तरीके हैं और देखते हैं किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। पहली चीज़ तो ये समझो कि यहाँ पर जब हमने मास लटकाया होगा तो ये थोड़ा सा वायर इलोंगेट हो गया होगा। क्यों इलोंगेट हो गया होगा, वहाँ पर हम इक्वेशन लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू वायर टाइम्स स्ट्रेन। हमने जैसे ही मास लटकाया उसका नीचे फोर्स लगा होगा, इसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया, उससे हमारे पास सिग्मा आ गई। हमारे पास y एक है इस मटेरियल के लिए, और हमारे पास एप्सिलॉन आ जाता है जो होता है डेल्टा L डिवाइडेड बाय L। फिर हमने इसको ठंडा कर दिया, तो ठंडा कर दिया तो फिर से ये ऊपर वहीं पर आ गया, और एग्जैक्टली उतना ही आ गया, तो फिर से वो छोटा हो गया। तो हमारे मास ने जितना स्ट्रेन दिया था, टेम्परेचर ने उतना ही स्ट्रेन उसको उल्टे डायरेक्शन में दे दिया। तो ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एप्सिलॉन ड्यू टू mg इज इक्वल टू एप्सिलॉन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज।
करेक्ट, और वो एक्चुअली नेगेटिव में होगा, लेकिन अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास mg के कारण जो एप्सिलन है वो कितना हो जाता है, सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू, हमारे पास थर्मल एप्सिलन कितना होता है, ये क्या होता है, डेल्टा एल बाय एल नॉट। और एल नॉट यहाँ पर आप बोलोगे कि हमें ये वाली लेंथ यूज़ करनी चाहिए थी, लेकिन आप यही वाली लेंथ ले लो, अप्रॉक्सीमेटली वही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम नीचे एल नॉट ही यूज़ कर लेंगे, नहीं तो टेक्निकली यहाँ पर एल नॉट प्लस डेल्टा एल हमें यूज़ करना चाहिए था। ओके, सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी फोर्स पर यूनिट एरिया यानी पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई। फोर्स की वैल्यू है हमारे पास एम जी इज इक्वल टू डेल्टा एल की वैल्यू होती है थर्मल में एल नॉट अल्फा डेल्टा टी अपॉन नीचे आ गया हमारे पास एल नॉट। और अब आप देखोगे एल नॉट से एल नॉट कैंसिल हो गया, तो अगर हमें ये 0.2 मीटर वाली वैल्यू नहीं भी देते तो भी हमारा काम चल जाता है ना, उसका यूज़ ही हमें नहीं पड़ेगा। हमें पता क्या करना है, मास की वैल्यू कितनी है, तो मास को मैं इस तरफ ले आता हूँ और देखो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है वाई अल्फा डेल्टा टी अपॉन जी मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रखना शुरू करते हैं। यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू दी हुई है 10⁻11, अल्फा की वैल्यू दी हुई है 10⁻−5, डेल्टा टी की वैल्यू दी हुई है 20, पाई की वैल्यू है 3.14, आर स्क्वायर की वैल्यू है 10⁻6, 1 मिलीमीटर था, उसका स्क्वायर करोगे तो 10⁻6 आ जाता है। नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू है 10, तो यहाँ से देखोगे -6 और -5 ये तो आपस में सारे के सारे कट के कैंसिल हो गए, खचाक खचाक खचाक, इससे ये कट गया, हमारे पास आंसर आ जाता है 3.14 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 6.28। सारी की सारी यूनिट्स ऐसा यूनिट थी, तो अब ये हमारा आंसर आ जाएगा किलोग्राम में। और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A wooden wheel of radius r is made of 2 semicircular parts। तो हमारे पास 2 पार्ट्स है held together by a ring made of metal strip, cross sectional area s and length l। तो हमारे पास ये एक स्ट्रिप लगी हुई है यहाँ पर इस तरीके से, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया s दिया हुआ है, लेंथ उसकी टोटल लेंथ है l, और l स्लाइटली छोटी है 2 पाई r से, ठीक है। तो l को हमने गर्म किया डेल्टा t से और उसको इसके ऊपर रख दिया, ठीक। फिर वो वापस ठंडी होगी, तो इस तरीके से ठंडी होगी तो वो कंप्रेस करने की कोशिश करेगी, जैसे बैलगाड़ी के पहिए को हम करते हैं। एज इट कूल्स डाउन टू सराउंडिंग टेम्परेचर इट प्रेसेस द सेमीसर्कुलर पार्ट्स टुगेदर। If the coefficient of linear expansion of the metal is alpha and its Young's modulus y, the force that one part of the wheel applies on the other part is। बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें हमें देखो, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से ये वुडन वाला ब्लॉक है, ये है वुड, और उसके ऊपर हमारे पास मेटल की इस तरीके से स्ट्रिप लगी हुई है, ओके। तो यहाँ पर हमें पता करना है कि इस एक पहिए के पार्ट ने दूसरे पहिए के पार्ट पर कितना फोर्स लगाया। तो पहली बात तो उनमें कंप्रेसिव ऐसे आ रहे होंगे, तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में ऐसे, और दोनों को मिला करके मैं टोटल बोल देता हूँ कि टोटल फोर्स लगा है F, ओके। या फिर F प्लस F ही रख देता है, इसको यहाँ पर रख देते हैं, दिस इज F, और उतना ही सिमेट्री से यहाँ पर लगा होगा F। तो हमारे पास इस मेटल के अंदर कुछ टेंशन होगी T इस तरफ, यहाँ पर होगी टेंशन T, और इनकी वैल्यू आप FBD बनाओगे, बराबर करनी है। ये टेंशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, थर्मल एक्सपेंशन हुआ है, तो यहाँ पर कुछ इक्वेशंस लगेंगी। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी। देखो कैसे है, यहाँ पर देख के हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि फोर्स की वैल्यू टेंशन के बराबर होने वाली है। और ये टेंशन होगी कितनी, हमारे पास टेंशन की वैल्यू हो जाएगी जो भी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है मल्टीप्लाइड बाय जो हमारे पास थर्मल स्ट्रेस होगी। थर्मल स्ट्रेस कितनी होती है, तो वो जाता है एस इंटू थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू होती है वाई अल्फा डेल्टा टी, ओके। तो क्या ये हमारा आंसर है एस वाई अल्फा डेल्टा टी? नहीं, ये हमारा आंसर नहीं है। हमसे पूछा है कि वुडन जो हमारा पहिया है उसके एक दूसरे ने आपस में कितना फोर्स लगाया है। तो जो टोटल फोर्स लगा है वो है 2F, फोर्स इज इक्वल टू 2F। तो हमारा आंसर आ जाता है 2SY अल्फा डेल्टा टी, विच इज ऑप्शन नंबर सी।
बहुत ही अच्छा सवाल था। कंपोजिट रॉड, इसमें हमारे पास दो इस तरीके से अलग अलग रॉड हैं, दोनों की कुछ लेंथ हो सकती है। जैसे मान लो इसकी लेंथ होगी L1, इसका होगा अल्फा 1 और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1। यहाँ पर इसकी लेंथ हो सकती है L2, इसका अल्फा होगा अल्फा 2 और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा A2। यहाँ पर हमें देखना है कि अगर मैं इसे गर्म करूँगा इस तरीके से तो क्या होने वाला है। अगर ये रिजिड हमारे पास सपोर्ट है जो मूव नहीं करने वाला, तो देखो ये भी गर्म होना चाहिए, बड़ा होना चाहेगी, ये भी चाहेगी गर्म होकर एक्सपैंड कर जाए। दोनों का कुछ यंग्स मॉड्यूलस है, दोनों की कुछ इनिशियल लेंथ है, तो उनमें इस तरीके से टक्कर लगेगी। यार मैं ज़्यादा बड़े हो जाऊँ, मैं ज़्यादा बड़े हो जाऊँ, कौन ज़्यादा बड़ा होने की कोशिश करेगा। तो हम इसको अज्यूम करते, मतलब इसको फील लेने की कोशिश करो। हमारे पास ये वाली जो रॉड है, मान लो ये बड़ी होकर के यहाँ तक आना चाहती है, इस जगह तक आना चाहती है, ठीक है। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, यहाँ पहले था हमारा टेम्परेचर T, यहाँ था टेम्परेचर T, अभी टेम्परेचर बढ़ चुका है, तो इसमें जो एक्सपेंशन हुआ है वो इतना होना चाहता था, ऑब्वियसली हो नहीं पाएगा। दूसरी हमारी जो रॉड है, दूसरी रॉड भी यहाँ से बड़ी होना चाहिए। कहाँ तक जाना चाहेगी वो, आना चाहेगी मान लो यहाँ तक, हमें नहीं पता कहाँ तक आना चाहती थी, कैलकुलेशन की जा सकती है वैसे, ठीक। तो होगा कहाँ यहाँ पे, एक्चुअली हमें एक इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल जाएगी, ये रॉड्स यहाँ पर कहीं आ जाती हैं दोनों। अगर मैं बोलूं कि यहाँ से जो शिफ्ट हुआ है इस तरीके से x, इस रॉड का एक्चुअल इलोंगेशन तो यहीं तक हुआ, होना वो यहाँ तक चाहती थी, उसको दूसरी वाली रॉड ने रोक दिया, वो यहीं तक आ पाई। सिमिलरली ये वाली जो रॉड है वो तो बड़ा होना चाहती थी गर्म हो गई, लेकिन ये वाली रॉड ने इतना ज़्यादा फोर्स लगाया कि वो बड़ी होने की जगह उल्टा छोटी हो गई और हमारे पास फाइनली यहाँ पर रॉड्स आ जाती हैं इस तरीके से। तो हमें अब कुछ कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर एक चीज़ हम समझते हैं सबसे पहले, इलोंगेशन ऑफ वन, इसका जितना इलोंगेशन हुआ है इतना उतना इसका कंप्रेशन हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें लिखनी चाहिए। इलोंगेशन ऑफ रॉड 1 is equal to compression of rod 2. This is equation number 1. इक्वेशन तो क्या है। और क्या चीज़ हम देखते हैं यहाँ पर, एक चीज़ और है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ से कुछ इधर लगा होगा फोर्स F, यहाँ से कुछ लगा होगा इधर फोर्स F, तभी तो उसे रोका हुआ है, और इन दोनों ने आपस में भी जो लगाया हुआ है ना फोर्स, वो भी सेम होगा। दूसरी चीज़ हमें लगानी पड़ेगी कि फोर्स इज इक्वल टू सेम इन बोथ। अच्छा, फोर्स होता है कितना है, फोर्स होता है स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या मैं लिख सकता हूं सिग्मा 1 A1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 A2। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। सवाल में पूछा क्या जाएगा, हमसे ये नहीं पूछा जाएगा स्ट्रेस कितनी, हमसे पूछा जाएगा कि इसका इलोंगेशन कितना हुआ है, या बेसिकली हमको x निकालना है। ओके, तो x की वैल्यू देखते हैं। देखो x की वैल्यू कितनी होगी, x इज इक्वल टू, अगर मैं इस बड़ी वाली रॉड से पूछूं x कितना है, तो बोलेगी देखो भाई मैं यहाँ तक बड़ी होना चाहती थी, है ना, इतनी बड़ी होना चाहती थी, पर इतनी उसको छोटा कर दिया गया, है ना। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू डेल्टा L1 थर्मल, गर्म करने के कारण जो बड़ी होना चाहती थी, माइनस डेल्टा L1 ड्यू टू कंप्रेशन। कंप्रेशन करेक्ट, वैल्यूज रखने की कोशिश करते हैं। डेल्टा L1 अगर इसको कोई रोकता नहीं तो ये कितना बढ़ जाती, वो वाली वैल्यू कितनी हो जाती है, ये हो जाती है हमारी L1 अल्फा 1 डेल्टा T माइनस डेल्टा L1 कंप्रेशन। अब ये डेल्टा L1 कंप्रेशन कैसे पता चलेगा, इसकी नेचुरल लेंथ इतनी होनी चाहिए थी, हमने कंप्रेस कर करके उसकी लेंथ कुछ छोटी कर दी। यहाँ पे लगाया होगा कुछ फोर्स, इधर से लग ही रहा है उतना फोर्स, उसके कारण इसकी लेंथ छोटी हो गई। तो उसकी कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं, देखो हमें पता है हमारे पास होता है स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई टाइम्स स्ट्रेन। स्ट्रेस कितना लगा है, फोर्स अपॉन एरिया ऑफ वन इज इक्वल टू वाई इंटू डेल्टा एल। कौन सा डेल्टा एल,
जो कंप्रेशन के कारण छोटा हुआ है, तो डेल्टा एल सी डिवाइडेड बाय एल नॉट। अब इसमें एल भी ये बड़ी वाली लेंथ होनी चाहिए थी, पर हमें पता है कि हमारे लिए कैलकुलेशन में ये वाला यूज़ करो, ये वाला यूज़ करो, डिनोमिनेटर में उनका डिफरेंस बहुत कम है, तो हम यहाँ पर L1 ही यूज़ कर लेंगे। LC की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस डेल्टा एल, कंप्रेशन के कारण जो वैल्यू छोटी हुई है, यहाँ से इसको इधर ले आओ, ये नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाता है F इंटू L1 अपॉन Y इंटू A1। ये वैल्यू आ गई है हमारी x की। ये थी वैल्यू अगर हम रॉड 1 से पूछें कि भाई रॉड 1 बताओ x की वैल्यू कितनी आ रही है। अब सेम x की वैल्यू मैं रॉड 2 से पूछ के देखता हूँ। रॉड 2 से अगर मैं पूछूंगा तो बोलेगा यार मैं यहाँ तक था, मेरे को गर्म किया तो मैं इतना आ जाना चाहता था, फिर मुझे कंप्रेस कर दिया गया तो मैं यहाँ पे पहुँच गया। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी हुई, कंप्रेशन वाली लेंथ माइनस उसकी जो इलोंगेशन ड्यू टू थर्मल होता है। समझ में आया? इलोंग होना चाहता था, ये थर्मल के कारण इतना कंप्रेस कर दिया गया इतना, तो ये जो हमारा x है ये वाला, वो कितना हो जाएगा, कंप्रेशन वाला चेंज इन लेंथ माइनस हमारा थर्मल चेंज इन लेंथ जो हो रहा है। x की वैल्यू हो जाएगी अब की बार x इज इक्वल टू डेल्टा L2 कंप्रेशन माइनस डेल्टा L2 थर्मल। अब ये वैल्यूज़ हमें ज़रूर पता है, हम सिर्फ 1 1 1 की जगह 2 2 2 कर देंगे तो हमें सेम वैल्यूज़ मिल जाएंगी। यहाँ पे देखो x की वैल्यू आप निकाल सकते हो, x इज इक्वल टू डेल्टा L2 कंप्रेशन वाली वैल्यूज़ ये होती है, यहाँ पर लगा दो F L2 अपॉन Y2 A2। अच्छा ये Y1 कर देना इसको, माइनस डेल्टा L2 थर्मल, यहाँ पे सब जगह 2 2 कर दो तो ये आ जाएगा माइनस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी। ये वाली कैलकुलेशन हमें मिली है रॉड 2 से। तो अब देखो ये जो x की वैल्यू है, रॉड 2 से पूछो या रॉड 1 से पूछो, दोनों वैल्यूज बराबर होनी चाहिए, तो हमें इन दोनों को ही इक्वेट कर देना है। उससे हमें मिलेगा क्या, देखो क्वेश्चन में हमें L1 अल्फा 1 A1 टी, L2 अल्फा 2 A2 और सॉरी डेल्टा टी दिया हुआ रहेगा, बची वैल्यू यहाँ पर सिर्फ f की, तो इन दोनों को आप जैसे इक्वेट करोगे आपको फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो इनको करके देख लेते हैं। ये नेगेटिव में है तो इसको मैं दूसरी तरफ ले आऊँगा इस तरफ, और हमारे पास देखो क्या आ जाता है, L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू, दूसरी तरफ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। आप देखोगे तो अगर मैं दोनों में से f को कॉमन निकाल दूं तो मेरे पास बचता है L1 अपॉन Y1 A1 प्लस L2 अपॉन Y2 A2 टाइम्स फोर्स। और यही हमारे पास फॉर्मूला आ गया है जिसको आपको बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस फॉर्मूले की फील लेने की कोशिश करते हैं, समझते हैं यार ये फॉर्मूला सही काम कर रहा है कि नहीं, हमारे पुराने जाने पहचाने फॉर्मूले जैसा है कि नहीं। हमारे पास क्या फॉर्मूले होते हैं, अगर मैं इसको पूरे को एक सिंगल रॉड से रिप्लेस कर दूँ तो क्या हो जाएगा, अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 हो जाएगा, एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2 हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं रिप्लेस कर दूँ एरिया 1 और एरिया 2 को सेम एरिया बना दूँ, अल्फा 1 अल्फा 2 को सेम बना दूँ, तो यहाँ पर हमारे पास देखो यही फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा L1 प्लस L2 अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे क्या बचता है हमारे पास, L1 प्लस L2 F अपॉन ए वाई। और ये L1 प्लस L2 ये वाली वैल्यूज तो हमारे पास इस तरीके से कट जाएंगी, हमारे पास बचता है फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू वाई अल्फा डेल्टा टी। यही तो था हमारा थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला। तो इस तरीके से हम इसकी फील ले सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर आप वैल्यूज कैलकुलेट करोगे और अगर आप x की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहो, अल्फा 1 A1 को आप बराबर कर दो अल्फा 2 A2 से, है ना। अल्फा 1 को अल्फा 2 से कर दो, A1 को A2 से कर दो, इफेक्टिवली ये सेम मटेरियल की रॉड हमारे पास पूरी हो जाएगी। ऐसे केस में आप टेम्परेचर की कुछ भी वैल्यू करते रहो, कितना भी इसमें स्ट्रेस डेवलप हो जाए, लेकिन ये पॉइंट इधर क्यों शिफ्ट होगा, कोई रीज़न ही नहीं है। दोनों तो सेम मटेरियल की बनी है, दोनों में बराबर दम है, तो वो आगे पीछे नहीं होगा। तो ऐसे केस में x की वैल्यू 0 होनी ही पड़ेगी। तो आप इस चीज़ को भी चेक कर पाओगे अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दिया जाए तो।
कंपोजिट रॉड का ही और एक एग्जांपल जो यूजुअली देखा जाता है, उसमें क्या होता है, हमारे पास इस तरीके से 3 रॉड हैं और इन 3 रॉड में 2 रॉड्स एक ही मटेरियल की बनी होंगी, उनका क्रॉस सेक्शन भी सेम होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर इसमें स्ट्रेसेस डिसबैलेंस हो जाते हैं और फिर ये सीधी इलोंगेट नहीं होगी, ऐसे टेढ़ी-मेढ़ी हो जाएगी। बायमेटेलिक स्ट्रिप की जगह ट्राइमेटेलिक स्ट्रिप बन के कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सिंप्लिसिटी के लिए अभी अल्फ़ा 1 की वैल्यू ये जो भी होगी, यहाँ भी अल्फ़ा 1 होगा। यहाँ पे मान लेते हैं अल्फ़ा 2 है जो कि अल्फ़ा 1 से बड़ा है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? अल्फ़ा 2 ज़्यादा बड़ा है, इसका मतलब अगर मैं इसको हीट करूँ तो हमारी जो बीच वाली रॉड है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होने की कोशिश करेगी। इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होती है, लेकिन मैंने उसको बड़ा बना दिया ताकि हमारी समझ में चीज़ें अच्छी आएँ। और ये जो दूसरी वाली है हमारी, ये थोड़ा इतना तक ही आने की कोशिश करेंगी। उनका थर्मल एक्सपेंशन मान लो ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन ये जो रॉड्स हैं ना, इनको हमने चिपकाया हुआ है ठीक से और यहाँ पे भी एक ऐसे कोई प्लेट लगा दिया है, जिसके कारण ये तीनों अलग-अलग नहीं जा सकते, उनको एक स्ट्रेट लाइन में ही रहना पड़ेगा। ये बोल रहे हैं यहाँ तक जाएँगे, ये बोल रहे हैं यहाँ तक जाएँगे, तो होगा कहाँ? एक्चुअली जो हमें पोज़ीशन मिलने वाली है, वो पोज़ीशन यहाँ कहीं पे मिल जाएगी, इस तरीके से। ओके। हमसे पूछा जाए कि रॉड में इलॉन्गेशन कितना हुआ है, यही सब तो पूछा जाएगा। तो वो जो इलॉन्गेशन है, उसी को मैं बोल देता हूँ दिस इज एक्स। ओके, पता करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये वाली जो रॉड है, यहाँ इसकी नेचुरल लेंथ है, लेकिन इसके अंदर कुछ अब टेंसाइल स्ट्रेस हो गई है ना, इसको यहाँ पर खींच करके लाया गया है। तो ये जो प्लेट है, एक बार उसको मैं ऊपर इस तरीके से एफबीडी बनाने की कोशिश करूँ, तो इस रॉड को इधर खींचा गया है, तो इस पे भी इधर कुछ फोर्स लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा, मान लो ऐसे F1। सिमिलरली इस रॉड को भी इधर खींचा जाएगा, इस पे इधर खींचा जाएगा, यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से फोर्स लगेगा F1। और ये वाली जो रॉड है, ये तो भाई इतना जाना चाहती थी, लेकिन इस रॉड ने इसको दबा रखा है ना, इस रॉड ने इसको दबा रखा है, तो ये रॉड को ऊपर इधर फोर्स लगाएगी, ये हो जाएगा हमारा F2। तो इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास एक कंडीशन आ जाती है 2F1 इज इक्वल टू F2। ये सबको समझ में आ गया? अच्छा, मान लो इन सभी का क्रॉस सेक्शन भी एरिया है, सबका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A। क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू A फॉर ऑल। अब इस पहली वाली रॉड के लिए हम बात करेंगे, पहली वाली के लिए बात करेंगे, दूसरे वाली की भी सेम बात हो जाएगी, दोनों का सेम ही सारी कैलकुलेशंस होने वाली है। तो मैं F1 की बात करता हूँ, F1 कितना लगा होगा? देखो, ये यहाँ तक जाना चाहती थी, लेकिन इसको खींच के यहाँ तक ले आए, तो इसको कितना खींचा गया है? खींचा इतना गया है ना? तो इसमें जो स्ट्रेन होगा वो इतने के कारण ही होगा। तो पहले तो इसके लिए हम स्ट्रेन लिखें, तो मैं बोलूँगा स्ट्रेन इन 1 इज इक्वल टू, उसमें चेंज कितना आया है? x, ये तो पूरा था, माइनस दिस मच, ये वाला चेंज कितना है? x माइनस एल अल्फा 1 डेल्टा टी, है ना? यहाँ पर ये वाली लेंथ हमारी मान लो ओरिजिनल लेंथ थी L, तो ये वाला हो गया हमारे पास L अल्फा 1 डेल्टा टी, टोटल है x और उसको इतना खींचा गया है। तो एप्सिलॉन 1 में हमारे पास डिनोमिनेटर में आनी पड़ेगी, ये तो क्या हो गया? चेंज इन लेंथ नीचे आएगी, जो हमारी नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ कौन सी यूज होनी चाहिए? ये वाली होनी चाहिए, क्योंकि इसको पकड़ के हमने इतना खींचा, तो वो L प्लस इतना होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि इसको हम इग्नोर कर देंगे, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली L लिख देते हैं, या फिर मैं लिख देता हूँ L इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, इतना होना चाहिए था, लेकिन हम इसको अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं x माइनस L अल्फा 1 डेल्टा टी अपॉन L। अब आती है यंग्स मॉड्यूलस वाली इक्वेशन, वो क्या बोलती है? स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई टाइम स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो एरिया इधर चल जाएगा ए वाई एप्सिलॉन। अच्छा, हमने एप्सिलॉन 1 पता कर लिया है, उसको मैं ए वाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे F1 पता चल जाएगा। यहाँ से मुझे मिलता है F1 इज इक्वल टू, एरिया सबका सेम है,
वाई सेम नहीं होगा, यंग्स मॉडुलस अलग अलग मेटल की बनी हुई है ना ये, तो सबका अल्फा अलग है तो वाई भी अलग होगा, एरिया सेम हो सकता है। ओके, तो F1 इज इक्वल टू ए वाई वन इंटू एप्सलन, एप्सलन वन की वैल्यू है ये, यहाँ पर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे आ जाएगा L, इधर बचता है x माइनस एल अल्फा वन डेल्टा टी। ओके, सिमिलरली अब कैलकुलेशन करेंगे हम एप्सलन इन रॉड टू। रॉड टू के लिए एप्सलन देखते हैं, तो एप्सलन टू मैं इसको बोल दूंगा, बढ़े हुए टेम्परेचर पे इसकी नेचुरल लेंथ इतनी थी, लेकिन वो है कहाँ, एक्स पर, तो उसको कंप्रेस कितना किया गया है, वो ये वाली लेंथ है ना, इतना उसको कंप्रेस किया गया, तो हमें एक्चुअली ये वाली लेंथ पता करनी। तो एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाएगी एल अल्फा टू डेल्टा टी, क्या हो गया ये वाली लेंथ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, डिवाइड करेंगे उस वक्त की नेचुरल लेंथ जो ये होती है, लेकिन हमें एक्चुअली पता है ये वाली वैल्यूज बहुत छोटी होती हैं, तो हम नीचे डिनोमिनेटर में x लेंगे। ठीक है, अभी मैं लिख देता हूँ l इंटू वन प्लस अल्फा टू डेल्टा टी, विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू l अल्फा टू डेल्टा टी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय l। ठीक, अब यहाँ पर अगर एप्सिलॉन आ चुका है, सेम फॉर्मूला लगेगा और हमें F2 की वैल्यू मिल जाएगी, F2 इज इक्वल टू ए वाई टू अपॉन एल मल्टीप्लाइड बाय एल अल्फा टू डेल्टा टी माइनस एक्स। बहुत अच्छे, हमने F1 निकाल दिया, हमने F2 निकाल दिया। करें क्या, हमें F थोड़ी पता करना था, हमें X पता करना था। बाकी सारी चीज़ें हमें क्वेश्चन में दी हुई होंगी, ये सारी चीज़ें दी होंगी, खाली X नहीं पता। अब हमें बस ये वाली इक्वेशन लगा देनी है, यहाँ पर F1 को मल्टीप्लाई करो 2 से, उसको F2 से इक्वेट करो, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2F1 इज इक्वल टू F2, तो 2a/y1 अपॉन L मल्टीप्लाइड बाय x माइनस L अल्फा वन डेल्टा t इज इक्वल टू a/y2 अपॉन L इंटू L अल्फा टू डेल्टा t माइनस x। यहाँ से हमारी क्या क्या वैल्यूज कट गई, L से L कट गया, A से A कट गया, और हम देखते हैं अगर मैं x वाली टर्म्स को एक साथ ले लूँ तो मेरे पास आता है 2y1 माइनस प्लस y2 टाइम्स x is going to be equal to y2 alpha 2 plus 2y1 alpha 1 into L डेल्टा t। और यहाँ से मैं इसका फॉर्मूला बना सकता हूँ, देखो मुझे x पता करना है, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है y2 अल्फा टू प्लस 2y1 अल्फा वन डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा y2 प्लस 2y1 इंटू L डेल्टा टी। ध्यान से देखो ये फॉर्मूला कैसा है, पहली बात तो ये समझो, इस फॉर्मूले को याद बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें कॉन्सेप्ट समझने थे, हमने समझ ली। अब देखो इसकी फील लेने की कोशिश करते हैं कि ये x है क्या चीज़, x इज द इलोंगेशन। ओके, अगर मेरे पास ये पूरी की पूरी एक ही मटेरियल की बनी हुई चीज़ होती है ना, तो मेरा इनका y भी सेम होता, इनका अल्फ़ा भी सेम होता, तो उस केस में मेरा आंसर क्या आ जाता है, यहाँ पे देखो y और अल्फ़ा दोनों अगर आप सेम कर दो तो y से y से y से y सारे कैंसिल हो जाते हैं, ऊपर आता मेरे पास 3 अल्फ़ा, नीचे बचता मेरे पास 3, ये कट जाता है, हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है x इज इक्वल टू अल्फ़ा एल डेल्टा टी। ये तो हमारा वही लीनियर एक्सपेंशन का सिंपल केस वाला फॉर्मूला आ गया, तो हमारे फॉर्मूले की फील इस तरीके से हम ले सकते हैं। और एक चीज़ देखो, हम क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं, मान लो मेरे पास इसका अल्फ़ा की वैल्यू होती है 0, है ना, अल्फ़ा 1 की वैल्यू 0 है और y1 की वैल्यू इनफाइनाइट है। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा 1 की वैल्यू 0, यानी पहली बात तो अल्फ़ा 1 में कोई थर्मल वो एक्सपेंशन नहीं होता, और y1 की वैल्यू इनफाइनाइट, यानी उसको कितना भी फोर्स लगाओ वो तो भी मूव नहीं आता। इसका मतलब x की वैल्यू हमेशा 0 होगी ना, अल्फ़ा 1 की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूँ यहाँ पर तो ये 0 हो गया, और हमारे y1 की वैल्यू इनफाइनाइट कर दूँ, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट कर दूँ, तो हमारे पास इफेक्टिवली यहाँ पर आप देखोगे छोटी सी टर्म डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट x की वैल्यू हमेशा 0 आ जाएगी। फील समझ में आई? तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले की थोड़ी फील ले सकते हो।
ध्यान रखना, इस फॉर्मूले को याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हो सकता है यहाँ पे आपको एरिया की वैल्यू अलग-अलग दे दें, कुछ भी कर लें, तो ये सब आपको नहीं करना है। ये थोड़ा टफ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो इनको इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, यहाँ पर क्या हो रहा था, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। F1 + F1 = F2 होता है, और किस तरीके से हम अलग-अलग एप्सिलॉन को लिखते हैं, कौन सी वाली लेंथ में से कौन सी लेंथ माइनस करने से x आ जाएगा, इस तरह की चीज़ें हमें समझनी होती है। लास्ट टॉपिक देखेंगे थर्मल स्ट्रेस का। देखो, मान लो मेरे पास इस तरीके से एक कोई क्यूब है, या क्यूब तो नहीं है, ये एक स्फीयर है। इसका वॉल्यूम था V0 एट टेम्परेचर T0। फिर मैंने इसको गर्म कर दिया। गर्म कर दिया तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कुछ ये इस तरीके से वॉल्यूम आ गया, है ना। तो ये वॉल्यूम हो जाएगा V0 प्लस डेल्टा वी एट टेम्परेचर T0 प्लस डेल्टा टी। बहुत ठीक, इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। क्या मैं यहाँ पे डेल्टा वी कैलकुलेट कर सकता हूँ? ये तो बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। मेरे पास जो डेल्टा वी होगा वो हो जाएगा V0 गामा डेल्टा टी। बहुत ही सिंपल है। लेकिन अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर चारों तरफ से फोर्स लगाया। किस तरीके से फोर्स लगाया? इसके ऊपर मैंने ऐसे फोर्स लगाया कि ये ऐसे ऐसे। तो एक्चुअली जो मैं फोर्स लगाता हूँ हर तरफ से, तो वो फोर्स नहीं हो जाता है, फिर वो बन जाता है हमारा प्रेशर। और उसको हम क्या बोलेंगे? पी एक्सेस। एक्सेस क्यों बोला? क्योंकि पहले भी कुछ प्रेशर वेशर की वैल्यू होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हमेशा ही लग रहा था उसके ऊपर। मैंने एक्स्ट्रा और लगा दिया। एक्स्ट्रा और इस तरीके से लगाया कि अब इसका वॉल्यूम फिर से कम हो गया है, V0 ही बन गया है। तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम हो गया है V0, लेकिन इसको टेम्परेचर अभी भी T0 प्लस डेल्टा टी ही है। ठीक है, तो मैंने टेम्परेचर कम नहीं किया, सिर्फ वॉल्यूम कम कर दिया। तो मुझे कुछ प्रेशर लगा के रखना पड़ रहा है। मुझे वही प्रेशर वाला रिलेशन निकालना है यार, ये रिलेशन है क्या चीज़। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास पहली बात तो एक जो इक्वेशन है वो होती है P एक्सेस इज इक्वल टू B डेल्टा V अपॉन V ओरिजिनल। यहाँ पे एक माइनस भी होता है, लेकिन अभी हम सिर्फ साइन को हटा दें, मैग्नीट्यूड की बातें कर लेते हैं। तो मैंने जो P एक्सेस लगाया है मुझे वो पता करना है। B होता है यहाँ पर बल्क मॉड्यूलस, दिस इज बल्क मॉड्यूलस। माइनस भी लगा ही रहने दो यार। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात करूं इस तरीके से, तो मैग्नीट्यूड में P एक्सेस की वैल्यू आ जाएगी बल्क मॉड्यूलस। चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया? पहले था हमारा V0 प्लस डेल्टा वी, अब फाइनल हो चुका है V0। तो यहाँ पे अपने आप वो देखो माइनस वाली चीज़, क्योंकि वो छोटा हो रहा है ना, तो यहाँ पर हमारे पास B इंटू जो हमारे पास डेल्टा वी है ना, यही वॉल्यूम एक्स्ट्रा था जो अब कम हो गया है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था? V0 प्लस डेल्टा वी था। कितना था? V0 प्लस डेल्टा वी। अब हम फिर वही अप्रॉक्सीमेशन करेंगे। कौन सा वाला? कि इसको हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल मानते हैं B डेल्टा वी अपॉन V0 के, क्योंकि ये डेल्टा वी बहुत ही कम होता है इस V0 के कंपैरिजन में। और यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, ये जो डेल्टा वी था, ये डेल्टा वी क्या था? यहाँ से आप वैल्यू रख सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी B डेल्टा वी की वैल्यू है V0 गामा डेल्टा टी, डिवाइडेड बाय हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा V0। ये दोनों आपस में इस तरीके से कट जाएंगे, हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा P एक्सेस इज इक्वल टू B गामा डेल्टा टी। यही हमारे काम का फॉर्मूला है। क्या हमारे पास और एक काम का फॉर्मूला हो सकता है? यहीं पर देखो, छोटी सी ट्विकिंग कर दें। हमें पता है कि हमारे पास जो गामा होता है उसी को हम लिखते हैं 3 टाइम्स अल्फा, तो डेल्टा टी। और ये हमें याद रखना है, ये फॉर्मूला बहुत ही काम का फॉर्मूला है। इस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और ये बहुत ही सिंपल भी है एक्चुअली फॉर्मूला। देखो, अभी तक हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि हमारी थर्मल स्ट्रेस जो होती है, थर्मल, उसका फॉर्मूला सीधे सीधे आ जाता था y अल्फा डेल्टा टी, और हमारे पास प्रेशर एक्सेस वो वाला फॉर्मूला आ गया है B गामा डेल्टा टी।
तो इनसे आसान फॉर्मूले हो नहीं सकते, मतलब जितने कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं उसकी जो भी टर्म आपको याद हो सबको मल्टीप्लाई कर दो, फॉर्मूला बन गया। और फॉर्मूले बेस्ड यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो एक क्वेश्चन इसका जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। An external pressure P is applied on a cube at 0 degree Celsius so that it is equally compressed from all side। तो हमारे पास एक क्यूब है, तो ये हमने बना दी है इस तरीके से क्यूब, और उसको प्रेशर लगा दिया उसके ऊपर, तो वो कंप्रेस हो गई है, छोटी हो गई है। फिर उसको हम क्या करेंगे, उसको अब गर्म करेंगे, राइट, यही चीज़ें करवा सकते हैं। K is the bulk modulus of the material and alpha is the coefficient of linear expansion. Suppose we want to bring the cube to its original size by heating। फिर हमने इसको हीट किया तो ये फिर से बड़ी हो जाएगी। द टेम्परेचर कितना राइज होएगा, बेसिकली हमको डेल्टा टी यहाँ पर पता करना है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए। बहुत ही आसान सवाल है, तो फॉर्मूला बेस्ड। हमारे पास देखो प्रेशर का फॉर्मूला है B इंटू गामा डेल्टा टी। तो हमें प्रेशर कितना लगाया है P, ओके। उसका बल्क मॉड्यूलस दिया हुआ है K। गामा हमें नहीं दिया हुआ है, गामा की जगह अल्फा दिया हुआ है, तो उसकी जगह हम लिख देंगे 3 अल्फा, और वो हो जाएगा हमारा डेल्टा टी के बराबर। यहाँ से डेल्टा टी की सीधे सीधे वैल्यू आ जाती है P/3 अल्फा के, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी, और यही करेक्ट आंसर है।